Hello, my dear viewers. Welcome to Body Fluids and Circulation Series Part 1. इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी पाथवेज, रेगुलेशन और लास्ट में बचता है एक डिसऑर्डर्स वाला। ठीक है, तो इस पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर होगा वो टॉपिक वाइज कवर होगा। एनसीईआरटी भी होगी इसके अंदर कवर, ताकि आपको साथ के साथ यहीं पर याद भी हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग ब्लड वाला टॉपिक पूरा कवर करेंगे। जैसे कि आपको प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था कि जैसे कि आपका सेल है, ठीक है, आप सेल से क्या करते हो, सेल के अंदर आप मतलब जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट यूज़फुल चीज़ें हैं वो लेकर आते हो सेल के पास। इसी तरीके से सेल से आप बाहर क्या करते हो, हार्मफुल चीज़ों को बाहर निकालते हो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूसली पूरा आपका चलता है। ठीक है, तो आप मतलब खाली ऑक्सीजन ही अंदर नहीं लेके आते हो, इसके अलावा और क्या क्या लेके आते हो सेल के अंदर? आप न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एक तो न्यूट्रिएंट्स और कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस भी होते हैं जो आप अपने अंदर लेकर आते हो। ठीक, इसी तरीके से आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि सेल से बाहर निकालने के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मफुल सब्सटेंस है ये अपने अंदर, तो उसको आप बाहर छोड़ते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जो पढ़ना है ये क्यों पूरा का पूरा आप प्रोसेस करते हो, ताकि आपकी टिश्यूज़ की क्या हो सके, पूरी हेल्दी फंक्शनिंग आपकी यहाँ पे टिश्यूज़ की हो सके। ठीक है, अब आपने ये भी पढ़ा था कि ठीक है मैं सेल्स तक जो है चीज़ें लेकर आ रही हूँ, सेल से बाहर भी लेकर जा रही हूँ चीज़ को। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये किसके थ्रू हो रहा है? जैसे कि मैं एल्वियोलाई से सेल तक लेके आई ऑक्सीजन, फिर इस तरीके से सेल से एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर गई, तो ये बीच में मीडियम कौन बनता है जो लेकर या लेकर आता है? ब्लड बनता है। ठीक है, तो एक ब्लड और एक लिम्फ, ये दो ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। ठीक है, लिम्फ कुछ सर्टेन सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन करता है और ब्लड अपना कॉमनली यूज़ यहाँ पे होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क यहाँ पे कर रहा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया कि पूरा जो अपना सेल है, समझा देती हूँ। अपना ये जो सेल होता है इसमें आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंसेस आप लेके जाते हो और लिविंग सेल से रिमूव करते हो हार्मफुल सब्सटेंसेस की। इसे पूरा कंटिन्यूसली यहाँ पर आप कर रहे होते हो। क्यों करते हैं? ताकि आपकी टिश्यूज़ की हेल्दी फंक्शनिंग यहाँ पे हो सके। फिर अब इसके अलावा आपको आगे क्या पढ़ना है, देखो। ब्लड आपका आ रहा था, ठीक है, जैसे मैं एल्वियोलाई से सेल तक ब्लड लेकर आई। ठीक है, मैंने बोला ब्लड आता है, इसके अलावा लिम्फ होता है। ये थी हायर ऑर्गेनिज्म की बात। अब जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता होगा? तो देखो एक एग्जाम्पल है स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग में वाटर है, आपको फ्लूइड की ज़रूरत है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड, लिम्फ इज़ अ फ्लूइड, तो आपको फ्लूइड की ज़रूरत है। आप वाटर ही तो फ्लूइड है, वाटर भी तो फ्लूइड है, तो आप उसे सर्कुलेट करा दो। तो ये स्पंजेस या सीलेंट्रेट्स क्या करते हैं, ये वाटर को सर्कुलेट कर लेते हैं अपनी पूरी बॉडी कैविटीज़ एंड ऑल के अंदर। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये वाला हो गया कि ब्लड है, लिम्फ है, तो इनके पास जो होता है ना हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है या हायर ऑर्गेनिज्म है, इनके पास होता है अपना एक मैकेनिज्म जिसमें ब्लड या लिम्फ वगैरह यूज़ होता है। और ये जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है ये वाटर से ही अपना काम चला लेते हैं। तो हम पूरा अब डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड को। ठीक है, अब मुझे बस एक चीज़ आप एक बार खुद सोचना, आपने कभी सोचा है कि आपने भी वाटर का क्यों यूज़ नहीं किया, ब्लड का ही क्यों यूज़ किया? ब्लड को ही क्यों यूज़ किया? कुछ तो स्पेशल होगा जो आप ब्लड यूज़ कर रहे हो। जी बिल्कुल, इसमें स्पेशल है। इसमें क्या क्या है? इसमें आपका एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एक ये प्लाज्मा होता है और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ओके। ब्लड है क्या? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे?
एल्वियोलाई से सेल तक तुम लेकर आ रहे थे, ये एल्वियोलाई पड़ी थी, ये सेल था, यहाँ तक तुम इस ब्लड से ही आप ऑक्सीजन वगैरह जो भी ला रहे थे लेकर आ रहे थे। तो ये एक तरीके से एल्वियोलाई और सेल को बीच में कनेक्ट कर रहा है ना, ब्लड जो कर रहा है कनेक्ट का काम ही कर रहा है, तो इसलिए इसको स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। स्पेशल क्यों? क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये सब। तो अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? एक स्ट्रॉ कलर का ये होता है। स्ट्रॉ वो वाली, वो नहीं जो स्ट्रॉ जिससे तुम लोग जूस वगैरह पीते हो। जो स्ट्रॉ कलर का मतलब यहाँ पे हो गया कि पेल येलो कलर, येलो में ये टोन होता है, पेल येलो कलर का ये इसका कलर होता है स्ट्रॉ कलर। ठीक है, और विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड मतलब कि थोड़ा सा स्टिकी सा होता है ये। ठीक है, 55% ऑफ ब्लड ये अपना इसके अंदर इतना ये पाया जाता है। अब आप मुझे खुद बताना कि मतलब अपना ये जो प्लाज्मा है, आपने ब्लड में पढ़ी थी, 3 चीज़ें थी ब्लड में, एक तो प्लाज्मा था, है ना, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बता देती हूँ, ये 45% है, ये 55% है। कभी सोचा कि ये 55 या 40, ये 45% क्यों है? ये एक ब्लड वेसल है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स आते हैं। ठीक है, तो अपने ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इस तरीके से ब्लड वेसल में होंगे, है ना। अगर मैं मान लो इनको ज़्यादा कर दूँ, इसको 55 कर दूँ, इसको कम कर दूँ, 45 कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये ऐसे एकदम सॉलिड सा ब्लड बन जाएगा। ठीक है, और वही मैं प्लाज्मा ज़्यादा करूँ पर इनका अमाउंट कम कर दूँ, तो फ्लूइडिटी आएगी कि नहीं आएगी ब्लड के अंदर, है ना। इसी वजह से फॉर्म्ड एलिमेंट्स को जो होता है वो 45 रखा जाता है और प्लाज्मा को क्या रखा जाता है? 55 रखा जाता है। अब उसके अंदर भी, प्लाज्मा के अंदर भी 90 से 92% तो आपका पानी ही है ये, और 6 to 8% आपका ये प्रोटीन्स होते हैं इसमें। ठीक है, प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? पहला फिब्रिनोजन। ठीक है, इसका फंक्शन भी हाथों हाथ ही कर लेते हैं, क्या है? क्लॉटिंग या कोगुलेशन में हेल्प करता है। मतलब तुम गिर गए, तुम्हारी चोट लग गई, कुछ ही दिनों बाद देखते हो या थोड़ी देर बाद देखते हो कि खुरन सा जम जाता है, उस खुरन को ही आप क्लॉट बोलते हो, है ना। तो वो किसकी मदद से होता है? फिब्रिनोजन की मदद से होता है वो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं आपके प्लाज्मा के अंदर जो इनएक्टिव पड़े हुए होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये भी वही काम कर रहे होते हैं, क्लॉटिंग या कोगुलेशन का। जिस प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग के फैक्टर्स नहीं होते, एब्सेंट होंगे क्लॉटिंग के फैक्टर्स, उसको हम सीरम बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको मेंस्ट्रुअल ब्लड बताती हूँ फीमेल्स का। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा प्रोटीन अपने पास में है? तो ये तो हो गया आपका एक फिब्रिनोजन। दूसरा आपका प्रोटीन था ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या करता है? ग्लोब्यूलिन का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म, ये डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएगा या कुछ भी होगा तो उसमें आपको डिफेंड करके रखेगा, मतलब बचाएगा चीज़ों से, फॉरेन ऑर्गेनिज्म वगैरह से। लास्ट आता है एक एल्ब्यूमिन, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। मतलब दो चीज़ें समझना, एक तो तुम्हारा हो जाएगा क्या अपने पास? डिफ्यूजन। आपने दो सुने होंगे ये वर्ड्स, डिफ्यूजन, और एक होगा आपके पास ऑस्मोसिस। ठीक है, दोनों में हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक चीज़ें जाती हैं। ठीक, बस फ़र्क किसका होता है? डिफ्यूजन गैसेस में होता है और ऑस्मोसिस पानी में होता है, बस यही फ़र्क है दोनों में। ठीक है, दोनों में यही फ़र्क है कि डिफ्यूजन गैसेस में हो जाता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और ऑस्मोसिस पानी के अंदर होता है। ठीक,
तो ऑस्मोटिक बैलेंस से मेरा मतलब क्या था कि आपके प्लाज्मा के अंदर ना कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, आपके पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब चीज़ें भी आपके इसमें होती हैं। ठीक है, साथ में तो इन सब का जैसे कि इनका जो बैलेंस होता है ना, ये एल्ब्यूमिन करके रखता है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरीके से इसमें इसमें ये वर्क आता है एल्ब्यूमिन। इसी के साथ साथ आपके पास कुछ और भी चीज़ें होती है प्लाज्मा में, जैसे कि ग्लूकोज, लिपिड्स और अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये भी आपको मिलती है और ये बॉडी में ही आपके इधर उधर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाती रहती है, ट्रांजिट होती रहती है बॉडी में, इसलिए ये प्लाज्मा के अंदर भी देखने को मिलती है। अच्छा, मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी, ये याद ही नहीं रहते, तो इसका आप ऐसे याद कर सकते हो, Cl कल को कार ना मांगे। ये एक ट्रिक है, आपको अगर ऐसे याद नहीं रहता तो इससे आप इसको याद कर सकते हो, कल को एच, ये को हो जाएगा, कार ना मांगे। मुझसे जितना इजी ट्रिक मुझसे बन सकता था मैंने आपको बनाकर इसको याद कराने की कोशिश करी, ताकि आप मिनरल्स में एक भी मिनरल छोड़ के नहीं आ जाओ। तो अब तक मैंने क्या क्या आप लोगों को समझाया कि आपके लिविंग सेल्स है उसको आप न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, एसेंशियल सब्सटेंसेस वगैरह से प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अंदर से हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकाल रहे हो। ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली चलता है। क्यों चलता है? आपकी फिट टिश्यूज़ की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए आप ऐसा करते हो। फिर आप इन सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए एफिशिएंट मैकेनिज्म आपके अंदर होता है। अलग अलग ग्रुप्स, अलग एनिमल्स के अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन का होता है। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स है, उनके अंदर आप पानी सर्कुलेट करते हो अपनी सराउंडिंग से ही लेकर बॉडी कैविटीज़ वगैरह में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल फ्लूइड, ब्लड या लिम्फ होते हैं, जैसे कि ब्लड कॉमनली यूज्ड है हायर ऑर्गेनिजम्स में, लिम्फ कुछ सब्सटेंसेस की यहाँ पे सप्लाई करता है। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। जिसमें हम प्लाज्मा डिस्कस करेंगे तो स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड होता है। 55% ऑफ ब्लड में ही आप 55% ऑफ ये देखने को मिलेगा। प्लाज्मा में अब आप देखोगे तो 90 to 92% तो ये पानी है, 6 to 8% अपने पास क्या है, ये प्रोटीन्स हैं। सबसे पहला प्रोटीन आप फिब्रिनोजन याद रखोगे, जो क्या करता है, क्लॉटिंग या कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी हो जाएगा। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस यहाँ पे रखेगा। इसके अलावा आपके पास मिनरल्स में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोरीन, ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, और ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, लिपिड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में कुछ फैक्टर्स भी क्लॉटिंग या कोगुलेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में आपके प्लाज्मा के अंदर। जिस प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते उसे सीरम बोलते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल ब्लड अपना। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आप क्या पढ़ते हो, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटिलेट्स। ये 45% ऑफ ब्लड को ये तीनों मिलकर बनाती हैं, 45% प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल या सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये सभी दूसरे सेल्स में, ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलती है। इसका काउंट होता है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, कहाँ ये बनती हैं, रेड बोन मैरो के अंदर ये बनेंगी। कैसे याद रखोगे कि ये रेड कलर की होती है, रेड इनके नेम में ही है, रेड बोन मैरो में ये बनेगी। ठीक है, न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता है, बाइकनकेव शेप की ये होती है। बाइकनकेव शेप से मेरा मतलब क्या है, क्यों है इनका बाइकनकेव शेप क्यों होता है? जैसे ये एक ब्लड वेसल आप ले लो, ठीक है, अगर मैं इसको बहुत, क्योंकि इसका काउंट आप देखो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन है ये, अगर मैं इसको गोल गोल बड़ा बड़ा कर दूंगी तो यार ये ब्लड के अंदर वो वाली जो सॉलिड फॉर्म है वो बन जाएगी। मुश्किल होगा इसको किसी भी नैरो वेन या आर्टरी में से निकलने में भी। अगर मैं इसका ऐसा शेप रखती हूँ, बाइकनकेव शेप, ऐसा शेप होता है। ठीक है, तो ये पतली पतली उसमें से भी आपको आराम से उसमें से भी आप निकाल सकते हो उसको, इसलिए इसका शेप बाइकनकेव शेप होता है, ताकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली हो सके। ठीक है, फिर इसके अलावा ये रेड कलर की होती है। ये रेड कलर की किस लिए होती है? क्योंकि इसके अंदर एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि रेड कलर का होता है, इसको रेड कलर यही देता है।
साथ में आयरन भी इसके अंदर होता है। 12 to 16 ग्राम्स जो होता है हीमोग्लोबिन हर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पूरा आपने एक पूरा टॉपिक पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। उसके अंदर पूरा डिटेल में समझा रखा था कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। उसमें जो आरबीसीज है वही लेके जा रही थी। तो आरबीसीज का फंक्शन आपको वैसे ही याद रहना चाहिए, पिछले चैप्टर से ही लिंकेज है कि ये रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे करता है। लेके जाता था ना, अपना ऑक्सीजन उठा के लेके जा रहा है कैरी करके आरबीसी को, आरबीसी लेके जा रही थी, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जा रही थी। इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। ठीक है, इतने दिन ही ये जी पाता है। कहाँ? उसके बाद स्प्लीन में इसका डिस्ट्रक्शन उसमें हो जाता है, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को आप बोलते हो WBC या वाइट ब्लड सेल्स भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इनका जो नंबर होता है वो कम होता है। आरबीसी का 5 मिलियन था, ये यहाँ पे 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड में होते हैं। कलरलेस हैं, क्यों? हीमोग्लोबिन इनके अंदर नहीं होता इसलिए। न्यूक्लियस इनके अंदर होता है इसलिए ये न्यूक्लिएटेड हैं। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब इनका लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा दिन तक नहीं जीते। WBC को आपने ग्रैन्यूल्स की बेसिस पे इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब ग्रैन्यूल जिसके अंदर अपने होते हैं, और एग्रैन्युलोसाइट्स क्या होता है? जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। अब ग्रैन्युलोसाइट्स में आप 3 चीज़ें पढ़ोगे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसाइनोफिल्स। और एग्रैन्युलोसाइट्स है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। न्यूट्रोफिल्स कितने हैं? 60 to 65% है, मतलब इसके अंदर आप जितने भी सेल्स पढ़ोगे उसमें ये ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल है, मतलब कि मारने वाली है। ठीक है, मतलब दूसरे जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म कोई भी आपकी बॉडी के अंदर आएगा उसको किल करने का काम करती है। तो फैगोसाइटिक का मतलब यही होता है, किल करना। ठीक है, फिर आता है बेसोफिल, कितना है? 0.5 से 1%। ठीक है, इतनी सी ये मिलती है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होती है। ये 3 चीज़ें सिक्रीट करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। ठीक है, हिस्टामिन इज अ वेसोडाइलेटर, सेरोटोनिन इज वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, हेपारिन इज एंटीकोगुलेंट। हिस्टामिन वेसोडाइलेटर है, वेसोडाइलेटर का मतलब जो डायलेट करे। ठीक है, वेसल्स को, मतलब खोले उसको। ठीक है, सेरोटोनिन वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट, जो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, दबाता है वेसल्स को। ठीक है, हिपरिन एंटीकोगुलेंट, जो मतलब कोगुलेट नहीं होने दे, क्लॉट ना होने दे ब्लड को, वो चीज़। ठीक है, इयोसाइनोफिल 2 to 3% आपके उसमें देखने को मिलती है। ये क्या करती है? इन्फेक्शन नहीं होने देती, रेजिस्ट करती है उसको, और साथ में कुछ एलर्जिक रिएक्शन से ये एसोसिएटेड अपने पास रहती है। मोनोसाइट 6 to 8% मिलता है ये। ठीक है, ये भी बिल्कुल न्यूट्रोफिल्स की तरह है, फैगोसाइटिक सेल ये अपनी होती है। इसके बाद आपका आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% देखने को मिलते हैं। इसमें 2 सेल होती है, बी सेल और टी सेल। ये पूरा आप डिटेल में वैसे तो 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे, बट स्टिल इसमें थोड़ा सा मैंने आपको इसमें दे दिया है। बी सेल इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी, टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। इसका मतलब क्या है? बी सेल तो क्या करती है? एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, और ये बोन मैरो में इसका मैच्योरेशन यहाँ पे होता है। और टी सेल क्या करती है? कुछ जो कैंसरस सेल होंगे या इन्फेक्टेड सेल्स होंगे उनको क्या करेगी? उनको किल करती है, डिस्ट्रॉय करती है, या दूसरे इम्यून सेल्स को ये रेगुलेट करने का काम भी करती है। और ये थायमस के अंदर मैच्योर होती है। बाकी दोनों ही इम्यून रिस्पॉन्स के लिए अपनी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लेटिलेट्स का डिस्कस करते हैं तो इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, प्लेटिलेट्स को। ठीक है, ये क्या है? ये सेल की फ्रेगमेंट्स होते हैं जो मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट क्या है? एक स्पेशल सेल होती है बोन मैरो की, उससे ही ये बनती हैं, ये सेल की फ्रेगमेंट्स बनती हैं। ठीक है, कितना है? 1,50,000 से 3,50,000 पर mm³ जो है ये अपनी प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर देखने को मिलती हैं। इसमें काफ़ी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्लॉटिंग या कोगुलेशन है। मतलब अब आपने पढ़ लिया कि एक तो आपका प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन था, दूसरा आपका और भी कुछ इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए थे, वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर, साथ साथ में प्लेटलेट्स भी कोगुलेशन या क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। जैसे ही प्लेटलेट का काउंट कम होगा क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, मतलब ब्लड का लॉस ज़्यादा होगा। मतलब जैसे कि आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई और आपके चोट लग गई
तो वहाँ पे क्लॉटिंग करवाने के लिए जो चीज़ें थी वो कम हो गई है, तो इसकी वजह से ब्लड का लॉस वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये पूरा आपने समझ लिया। अब एक बार एनसीईआरटी से इसको पूरा रीड कर लेते हैं। देखिए, you have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances. ठीक है, ऑल्सो जो वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे उनको भी आपको कंटिन्यूसली रिमूव करना पड़ेगा। क्यों? टिश्यूज़ की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल्स। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के पास अलग अलग मेथड्स होते हैं इस ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स के पास स्पंजेस, जैसे एग्जांपल में स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स दिया है। ये वाटर अपने सराउंडिंग से लेकर बॉडी कैविटीज़ के से होते हुए पूरा एक्सचेंज इस तरीके से करते हैं। उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म स्पेशल फ्लूइड्स का यूज़ करते हैं अपनी बॉडीज़ के अंदर ऐसे सब मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ब्लड क्या है? सबसे कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड है जो काफ़ी हायर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, इवन ह्यूमंस भी यहाँ पे आ जाते हैं। दूसरा बॉडी फ्लूइड लिम्फ है जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है कुछ सब्सटेंसेस की। ठीक है, अब ब्लड के बारे में बात करते हैं तो ब्लड क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स पड़े हुए होते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड है जिसके अंदर 55% ऑफ ब्लड, ये ब्लड इसके अंदर इतना होता है। 90 से 92% प्लाज्मा आपका पानी होता है, बाकी प्रोटीन 6 to 8% कंस्टिट्यूट करते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स, ये मेजर प्रोटीन्स आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगे। देखो, फिब्रिनोजेंस क्या होते हैं? ये क्लॉटिंग या कोगुलेशन के लिए हमारे लिए ज़रूरत होते हैं। ठीक है, ग्लोब्यूलिन्स क्या करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म में बॉडी के रोल प्ले करते हैं। एल्ब्यूमिन्स क्या करते हैं? ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोरीन। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स भी आपके प्लाज्मा के अंदर होते हैं क्योंकि ये बॉडी के अंदर इधर से उधर जाते हैं। फैक्टर्स भी होते हैं कुछ कोगुलेशन या क्लॉटिंग के प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में। प्लाज्मा जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा उसे आप सीरम बोलोगे, जैसे कि एग्जांपल में मेंस्ट्रुअल ब्लड आपने एनसीईआरटी में साइड में लिख लेना। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, इनको ही आप कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हो और ये 45% ऑफ द ब्लड कंस्टिट्यूट करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, ये मोस्ट अबंडेंट है सारे सेल्स में। एक हेल्दी एडल्ट मैन के पास में 5 मिलियन से 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज होती हैं। ठीक है, ये कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो में बनती हैं एडल्ट्स के। आरबीसीज यहाँ पे, हाँ ये पॉइंट ध्यान रखना कि एडल्ट्स में रेड बोन मैरो के अंदर ये बनती है। आरबीसीज के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और ये बाइकनकेव होती है शेप में। इनके पास रेड कलर होता है, ये आयरन कंटेनिंग रेड कलर का आयरन कंटेनिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी वही है आरबीसी और कलर भी इस तरीके से होता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल के पास में 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है हर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी गैसेस के को वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। आरबीसीज का एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज होता है जिसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन को इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। जस्ट इसका ही उल्टा ल्यूकोसाइट्स कर देना। ल्यूकोसाइट्स WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ये कलरलेस हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है, न्यूक्लिएटेड हैं। ठीक है, और कम होते हैं नंबर में, मतलब 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड में होते हैं। ल्यूकोसाइट्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं। दो कैटेगरीज है WBC की, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, साइनोफिल्स, बेसोफिल्स होते हैं और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपके एग्रैन्युलोसाइट्स में आ जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? मोस्ट अबंडेंट सेल्स है, 60 to 65% मिलेंगे और बेसोफिल्स वहीं पर ही सबसे कम है, 0.5 से 1% आपको मिलेंगे। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आपका 6 to 8% है। ये दोनों ही कैसे हैं? फेगोसाइटिक सेल हैं जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जितने भी बॉडी के अंदर आएंगे। बेसोफिल सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन, और मैंने वेसोडायलेटर, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर और एंटीकोगुलेंट आपको बताया था, वो एक्स्ट्रा था, आप इसको साइड में लिख सकते हो। और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। इजाइनोफिल्स 2 to 3% होते हैं, ये इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करता है और साथ ही साथ में ये एलर्जिक रिएक्शंस के साथ में एसोसिएटेड होता है। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% है, ये दो मेजर टाइप्स के होते हैं, B and T फॉर्म्स।
और दोनों ही लिम्फोसाइट्स यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, सेल की फ्रेगमेंट्स हैं जो मेगा कैरियोसाइट से बनती है। स्पेशल सेल है बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट। ब्लड के अंदर नॉर्मली 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स बहुत सारे सब्सटेंसेस रिलीज़ करती है जो कि क्लॉटिंग या कॉक्यूलेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ही ये कम होंगे प्लेटलेट्स, वैसे ही क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से लॉस ब्लड का बॉडी से बहुत ज़्यादा होगा। थैंक यू सो मच।